कि महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी हमारे पास नहीं है। माफ़ कीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, सच्चाई बहुत कटु है। यही बात जम्मू कश्मीर में किसी नेता ने शायद कही थी, फारूक अब्दुल्ला ने, तो बड़ा हल्ला गुल्ला मच गया था। लेकिन ये सच्चाई है। कोई प्रोफेसर पीएचडी नहीं कराना चाहता है, कोई डॉक्टर एग्जामिनेशन नहीं करना चाहता है, कोई सीए कोई वकील उनको ट्रेनिंग नहीं देना चाहता है। क्योंकि अगर छुट्टी, जैसे बता रहे थे, कल हमने छुट्टी मांगी ऑफिस में, तो अगर बॉस ने कहा काम बहुत है, अब नहीं आना, अब छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, आना पड़ेगा, सब लोग आ रहे हैं, तो कल छुट्टी की एप्लीकेशन तो छोड़ दीजिए, हो सकता है सेक्सुअल हरासमेंट का केस किसी थाने में दर्ज हो जाएगा। ये सच्चाई है। और जो 70 साल की महिला और उसके 25 साल की महिला को 25 साल की महिला 70 साल की महिला को पीट रही है, मैम एक स्टोरी हमने पढ़ी थी जब हम आईसीएससी में थे, द बैजर के नाम से। उसमें भी एक ऐसा ही एक स्टूडेंट था जो लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट बड़ा मजबूत टाइप का था, और 40 साल 45 साल के बुढ़े मास्टर को उस आरोप लगाया उस लड़के ने कि इस 45 साल के बुढ़े मास्टर ने मुझे मारा है। लड़के की सिफत ये थी कि वो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी का किसी मेंबर का बेटा था, तो मास्टर की नौकरी पर बनाई। खैर उसने किस प्रकार से अपनी नौकरी बचाई और क्लास में वो डिमॉन्स्ट्रेट कराया कि सी ये देखिए मैं इसको मार रहा हूँ, और वो बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, अगर किसी को मौका मिले तो उसे पढ़े। तो उनकी बात पर मुझे वो बात याद आ गई कि वो 25 साल की महिला 70 साल की महिला से पिटती रही और बड़ा लहूलुहान हो गई, जैसी रिपोर्टें हम थानों में पढ़ते हैं। खैर इस बात को मैं विराम दूंगा और अब मैं स्वयं आवाज़ दूंगा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निशी पांडे जी को कि वो आएँ और इस विषय पर अपने ज्वलंत विचार रखें। और मैं आपको बताऊं कि आपका नाम मैंने क्यों इस गोष्ठी के लिए रखा, मैम बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में पढ़ते पढ़ाते हुए देखा है, क्योंकि इन्होंने लड़कियों को भी खूब कस के धुनाई की है और मैंने देखा कि ये किसी को रखती नहीं है। तो मैं उम्मीद करता था कि बड़ा बैलेंस काइंड का व्यू हमारे मंच पर आएगा। प्लीज़ मैम। आदरणीय जस्टिस तिलरी, मंच पर आसीन सभी विद्वज्जन, सभा में उपस्थित महिलाएं और भाइयों, 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पर बात हो रही है कि महिला कौन, क्या वही जो विवाह करके आती है और घर में नहीं। विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो विवाह में अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि जो लड़की आ रही है वो आपसे उतना ही प्रेम और आपके संग उतनी सेवा और उतनी प्रेम इमोशनल कनेक्ट से रहेगी जितनी आपकी माँ, बहन, दादी रहती हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन क्या आपको नहीं लगता कि मूर्खतापूर्ण है पुरुष के लिए? ये मान लेना, उसको समय दीजिए। आप जब से पैदा होते हैं तब से माँ, बहन, दादी आपके लिए जो कुछ करती हैं, महिला को आपके जीवन में जो महिला आती है आपकी पत्नी बनकर, उसको उस जगह तक पहुंचने में समय लगेगा और पूरे परिवार को प्रयास करना पड़ेगा कि उसको परिवार में प्रेम से समायोजित कर लें या उस प्रेम से उसको जोड़ के रखें, न कि उसको देखें, न कि आपके घर की माँ, बहन, नंद और बेटी मिलकर उसको बाहर का समझें और उसके रिएक्शन में वो लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कुछ करती है। जिन प्रसंगों की बात यहाँ पे चर्चा जो हो रही है, मैं सहमत हूँ कि ऐसा होता है कि लॉ को यूज़ किया जाता है। जो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो उसमें लिप्त नहीं हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए भी लॉ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी एक और लॉ के लिए जिसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। आप अपनी ही माँ को, अपनी ही बहन को, अपनी ही घर की नंद को, अपनी ही बेटी को जब वही पुरुष मारता है और उनको वो विवश हैं कि वो कोर्ट में जाकर, या अगर वो चली गई पुलिस थाने में और जाके रिपोर्ट लिखाती हैं, तो ऐसे केसेस भी हम लोगों ने देखे हैं जो वो रिपोर्ट लिखाने के लिए अपने घर के मर्दों के खिलाफ तैयार नहीं है, क्योंकि कहा जाएगा कि वो परिवार को तोड़ रही हैं, वो बर्दाश्त करती हैं। तो अगर एक लॉ किसी औरत के लिए बना है जो कि पत्नी है, तो लॉ उसके लिए भी बना है जो पत्नी नहीं है, आपके जीवन के अन्य स्पेसेस में है। मैंने देखा है दादियों को, आई एम वेरी हैप्पी टू नोट कि गोल्डन एज क्लब है, आई एम वेरी हैप्पी टू नोट कि बुजुर्गों के लिए क्लब है, क्योंकि सौभाग्य से मेरे जीवन में 17-18 ऐसी महिलाएं हैं जिनका देखभाल मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता के दोस्तों का एक ग्रुप था
और उन सबों ने अगल बगल घर ले लिया। और अब ऐसी स्थिति है कि अब 20 दोस्तों के ग्रुप में मात्र 3 पुरुष रह गए हैं जीवित, बाकी सब महिलाएं हैं और बुढ़ी हैं। और वो 80 साल से लेकर 89 ईयर्स तक के एज में है। और उनकी देखभाल करना, मैं उसको अपना परम सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे उनके लिए कुछ करने को मिलता है। और मैंने ऐसी दुखद परिस्थितियाँ देखी हैं, लड़कों का ट्रीटमेंट देखा है, लड़कियों का अपने माता पिता के प्रति ट्रीटमेंट देखा है, बहुत करीबी से देखा। और इसलिए जिस तरह की प्रताड़ना परिवार में होती है आपकी अपनों से ही, वो इतनी ज़्यादा है कि जो बाहर से आई हुई लड़की आपके लिए कर रही है उसके लिए आप परेशान हैं। मत परेशान होइए, वो परसेंटेज बहुत कम है। क्योंकि जो लड़की विवाह करके आती है उसके भी कोई राइट्स हैं, उस राइट्स के लिए एक लॉ बना, उस लॉ का दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ना भी हमारा ही काम है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ आपकी बीवी को सशक्त करने की बात नहीं है, वो आपकी माँ को सशक्त करने की भी बात है, वो आपकी बहन को सशक्त करने की भी बात है। आप उसको जब उस पक्ष से देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। दूसरा मुद्दा जो जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, महिला ही महिला के दुश्मन है। महिला महिला के दुश्मन नहीं है। आपने तो विमेन स्टडीज में पढ़ा है, पितृसत्तात्मक समाज अपनी सत्ता को कैसे भोगता है, किसके थ्रू? महिलाओं के थ्रू। इट इज ऑल अबाउट पावर। अगर घर में सास अपनी बहू को दबा के रखती और ठीक रखती और टाइट रखती और कंट्रोल में रखती तो ससुर कहता वाह ये ठीक है, तुम ठीक हो। ये क्या है, तुम्हारी बहू घूम रही है दिन भर, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हो। हर औरत को औरत की तरह मत देखिए, अगर आप उसको सिर्फ एक व्यक्ति की तरह देखिए। हर व्यक्ति पावर चाहता है और पावर सेंटर के पास होना चाहता है। घर में पावर सेंटर अगर पिता है या पेट्रियार्क है तो उसके पास हम लड़की भी चाहेगी कि पापा मुझी से खुश रहें, सेवा करती रहेगी ताकि उसको कुछ मिले। पत्नी भी चाहेंगी कि हम सेवा करते रहे, बिकॉज द पावर इज विद द मैन। कभी हमको घूमने जाना है कि एक्स्ट्रा साड़ी चाहिए, हमको कुछ और चाहिए, तो अगर आदमी हमसे खुश नहीं रहेगा और हम उसकी बात को नहीं मानेंगे तो वो मुझे नहीं मिलेगा। तो इस बात को महिलाओं को देखना है कि पितृसत्तात्मक समाज में आपके परिवार के परिवेश में कहाँ पर आप योगदान दे सकती हैं कि जो लड़की बाहर से आई है उसको आप समाहित करें परिवार में। जिस दिन हम आपसे आज भी कहते हैं बहनों, जिस दिन सारी औरतें घर के हाथ पकड़ के एक दूसरे का खड़ी हो जाएंगी और ये समझेंगी कि हमको एक दूसरे का संबल बनना है, उस दिन पुरुष का अत्याचार घर के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप पुरुष सत्तात्मक समाज के पेट्रियार्की के हाथ में एक टूल बन के रह जाएंगी, तब आप दूसरी महिला को प्रताड़ित करेंगी। तो जब आप प्रताड़ित करती हैं तो आपको ये समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि आई एम बीइंग यूज्ड एज अ वेपन और एज अ टूल बाय द पेट्रियार्की एंड आई विल नॉट अलाउ इट। तो महिलाओं को इस बात को समझना है। मैं महिलाओं को इसलिए ब्लेम नहीं करती क्योंकि वो उनको बहुत सारी चीजों के बीच में नेगोशिएट करना अपने घर में। अगर वो, मैं आपसे एक और उल्टा प्रश्न पूछती हूँ। जिस सब कहते हैं कि सास ने बहू को प्रताड़ित किया, जिस घर में खाना क्या बनेगा और आज कौन सी दाल और सब्जी बनेगी इसका निर्णय वहां का पुरुष लेता है या पुरुष की खुशी लेती है, उस महिला की मजाल है कि वो प्रताड़ित करती रहे अपने परिवार में लोगों को और उसमें पुरुष की सहमति नहीं है। असंभव, असंभव। जिस घर में रोटी बन रही है और दाल और सब्जी जो पिताजी खाएंगे वो बनेगा और पिताजी को पता नहीं है, आप अपना मुंह इसलिए घुमा लेते। इसलिए पुरुष ये कह कि महिला के दुश्मन है, अपने कंधे से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं झाड़ सकते कि अपने परिवार में समानता बनाए रखना और हिंसा को अपने परिवार से दूर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं मानती कि आपके पारिवारिक परिवेश में अगर प्रेम, सद्भावना और एक दूसरे के प्रति लगाव है और कंपैशन है तो कोई भी लड़की जो बाहर से आएगी वो एकदम से या तो बिल्कुल ही पागल होगी। उजड्ड और पागल लड़की क्यों लाए घर में, आपने देखा क्यों नहीं? शादी के पूर्व की किस